So this is x1 comma y1. This is an angle bisector. This point is D और हम D find कर चुके थे, right? D हम find कर चुके थे. This side is small b, this side is small c using angle bisector property. क्या आया था? bx2 plus cx3 divided by b plus c and by2 plus cy3 divided by b plus c. तो यहां तक का हमारा काम हो चुका था और अब हम आगे बढ़ रहे थे और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें फिर से एक बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ही यूज करनी है बिकॉज वी नीड दिस रेशियो. तो हमको AI अपॉन ID निकालना था टू प्रोसीड फर्दर. AI अपॉन ID की वैल्यू क्या है? ये निकाला किसी ने? व्हाट इज AI अपॉन ID? और ये बहुत पहले हो चुका है, मतलब जिन लोगों ने आरमो लेक्चर C by A. दिस शुड बी इक्वल टू B plus C by A. क्यों? क्योंकि अगर हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करें तो इट इज सेम एज AB अपॉन BD. है ना? तो AI अपॉन ID इज B plus C by A. राइट? और फिर से एक बार सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो ये रहे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. याद करना बड़ा आसान है. ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c and ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. तो ये है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और ये है इसका प्रूफ. इन सेंटर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, बड़ा आसान है. जैसे सेंट्रॉइड में x1 plus x2 plus x3 by 3 था, यहां पर कोएफिशिएंट्स 1 1 1 ना होकर कोएफिशिएंट्स abc. ax1 ऑपोजिट साइड, राइट? a ये साइड है, a इज द साइड bc. तो a is getting multiplied to x1, b is getting multiplied to x2, c is getting multiplied to x3 and same for y1 y2 y3. तो ये रहा इन सेंटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला. तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इन सेंटर अब मुझे अगर निकालना है तो केवल कोऑर्डिनेट्स नहीं, हमको डिस्टेंसेस भी निकालनी पड़ेगी, हमको साइड की लेंथ भी चाहिए. बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? क्यों शौनक, समझा क्या? शौनक, ये तुमने डिराइव किया कि ये b plus c by a होगा? नहीं सर. ये नहीं किया? नहीं. तो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि ai अपॉन ID विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD? बात समझ में आती है? एक मिनट. AI अपॉन ID इज इक्वल टू AB अपॉन BD. ये क्यों हो रहा है यहाँ पर शौनक? ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? हाँ, सिमिलैरिटी. कैसी सिमिलैरिटी? कहाँ है सिमिलैरिटी, बताओ. वो दो एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड कॉमन है. ठीक है. और क्या? बस और कुछ नहीं. कैसे सिमिलैरिटी? हाँ, तो सिमिलैरिटी तो नहीं है शायद. नहीं है सिमिलैरिटी. तो कैसे आ गया ये? खुशी, कैसे लिखा हमने ये AI अपॉन ID इक्वल्स टू AB बाय BD? सर एक सेकंड. मिले? कैसे लिखा हमने ये, बेटा बता. AI अपॉन ID इज AB अपॉन BD. कैसे लिखा हमने ये? मिले? सर सॉरी, नहीं पता. नहीं पता है. सम्यक, कैसे लिखा हमने ये? सम्यक,
हेलो हेलो, हेलो सर, यस सम्यक, नहीं पता। राइट आंसर। ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे लिखा हमने ये? सर ब्राह्मण, नहीं पता सर। सेम आंसर। मैक, मैक कैसा है ये? Sir, angle bisector property. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। चलो भाई रिवर्स। ब्राह्मण, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? Brahmin, what is angle bisector property? Samyak, what is angle bisector property? सर मतलब उसका जो ऐसे ID अपॉन BD रेशियो टाइप सेम रहता है। ID upon BD equals to IA अपॉन BC। I upon BC। AB। हाँ हाँ AB। हाँ वही तो लिखा है, AI upon ID equals to AB upon BD, वही तो लिखा है। सर इसका एक बार प्रूफ दिखाएंगे क्या? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का प्रूफ दिखाऊं? हाँ। अच्छा, ओके, देखो भाई, तुमने सीरियसली कभी तुमने किया तो है बट तुम भूल जाते हो। अब क्यों भूल जाते हो मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं ये नहीं करूँ कि मैंने कराया है, बट तुमने ये काम 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली किया है। मुझे तो याद नहीं है। मतलब हो सकता है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वहां पे यूज ना किया हो, ऐसा कुछ टर्म ऐसी यूज ना की हो, बट तुमने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया है। चाहे तुम सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, intersects at D, this is an angle bisector, then prove that AB upon BD is equal to AC upon CD। तो ये चीज होती है भाई, तुम्हें याद नहीं आई तो अलग बात। अब इसको प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं। जिन लोगों को एसओटी आता है साइन रूल से कर लो। तुम अभी बात कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल की, और हमें सिमिलर ट्रायंगल मिल नहीं रहे थे। सिमिलर ट्रायंगल कहाँ है यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर कंस्ट्रक्शन कर लें तो सिमिलर ट्रायंगल हो पैरेलल जाएगा। लाइन बहुत तरीके हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हो जाएगा। यस, कहाँ से कंस्ट्रक्ट करें पैरेलल लाइन? बी से, बी से भी कर सकते एडी हैं, के पैरेलल, एडी के पैरेलल। चलो सी से भी हो जाएगा। बी से भी हो जाएगा। कौन सा कलर आ गया ये? हाँ, तो ये एडी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया शौनक? हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ईबी लाइन ड्रॉ की है, ईबी विच इज पैरेलल टू एडी, और सीए को एक्सटेंड कर दिया, ई पे मीट कर रहा है। अब बताओ कौन से एंगल्स, जैसे ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं ही, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है, और कौन सा एंगल किसके इक्वल है? ईबीए एंगल बीएडी के इक्वल है। एंगल ये लो, मतलब ये भी इसके इक्वल हो गया। और एंगल बीए एंगल डीए डीएसी से एंड इक्वल है। एईबी। ये है। बीई भी तो इसके इक्वल हो गया हाँ। है ना, साइड्स पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अब सिमिलरिटी लग रही है क्या कहीं पर? क्या कहीं पर सिमिलरिटी यूज हो रही है? सर ये हमारा जो ट्रायंगल बीएई और सिमिलरिटी, ट्रायंगल बीएसी। सिमिलरिटी के अलावा जो अपने बीपीटी थी, इफ इन ट्रायंगल सीबीई, याद है बीपीटी? क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, एडी इज पैरेलल टू ईबी, तो बीपीटी याद है क्या होता बीपीटी में?
AC by AE is equal to CD by BD. AC by AE equals to CD by BD. And since we have already proved that these two angles are equal, तो जो AE है AE equal that should to be equal to AB. बराबर हो जाएगी। तो ये रहा इसका प्रूफ। AE को रिप्लेस कर दो AB से, AC by AB equal to CD by BD, है ना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो अब आगे से ध्यान रखो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, काम में आएगी, बहुत जगहों पे काम में आएगी तुम्हारे ये, ठीक है ना। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम सबको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का जो आइडियाज है ना वो होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में वो ज्योमेट्री कहीं भी यूज हो सकती है, तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए तुमको। जैसे इन सेंटर केवल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, वो एक सर्कल का सेंटर भी है जो तीनों साइड्स को टच करता है, और उसका नाम है इन सर्कल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड जो भी पॉइंट रहा हो ये हमने निकाल लिया था और वापस निकाल रहा हूं मैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें पता होने ही चाहिए, साथ ही साथ ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस भी ध्यान रखना, काम में आ सकती है, ये जिसको हम इन रेडियस बोलते हैं। तो क्या होगी इन रेडियस इस सर्कल की, r इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है, सेमी पेरीमीटर बाय 2। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ओके, है ना, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। ये भी तो पढ़ा था हमने, नहीं? से केवी का लेक्चर पढ़ा, KVPY में पढ़ा था हमने, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों की बता दूं, बहुत सिंपल सा एक प्रूफ है इसका। कैसे प्रूफ करोगे, तो ये जो ट्राइंगल है उसको देखो इन सेंटर की हेल्प से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब तीनों पार्ट्स को देखो, 3 पार्ट्स मतलब 3 ट्राइंगल्स हैं, कौन से? फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल हमारा ये BIC है कि नहीं, एक ट्राइंगल BIC है, एक ट्राइंगल CIA है और एक ट्राइंगल AIB है। इन तीनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा उनको अगर ऐड करा जाए तो हमको पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल BIC का एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ BIC? हाफ इनटू r इनटू bc। Half into R into half BC. into R into BC. R into BC which is A, है ना, स्मॉल a। दूसरा ट्राइंगल मान लो AIC ले लें, सो हाफ इंटू R इंटू B, हाफ इंटू R इंटू C इज इक्वल टू डेल्टा। अगर तीनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने ऐड कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ होल ट्राइंगल, और यहां से R कॉमन लो तो ये फॉर्मूला तुरंत प्रूव हो जाएगा। सो यू मस्ट रिमेंबर, क्या हो गया? कुछ नहीं, चलो क्या पूछ लो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ये R जो है ना ये रेडियस है, लेकिन रेडियस जो है वो टेंजेंट पे, क्योंकि ये सर्कल टच कर रहा है तीनों साइड्स को, तो रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होगी ना, तो ट्राइंगल के लिए वो हाइट वाला काम करेगी, और हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, तो वही हमने यूज किया है। ठीक है, सबको आया समझ में? हाँ सर, इन रेडियस का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, इस चैप्टर में काम में आ सकता है, और फिर से चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये चीज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो चैप्टर है उसमें कवर वापस होगी, तो वापस हम उसको डिराइव करेंगे, ये सब चीजें फिर डिस्कस होंगी। बट मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में कहीं पे ये काम में आ सकता है। ठीक है, और तुम्हें क्या पता होना चाहिए इन सेंटर के बारे में? अच्छा, इन सेंटर वो पॉइंट है जस्ट लाइक सेंट्रॉइड जो ट्राइंगल के हमेशा अंदर होगा। क्या प्रूफ है इसका? हम कैसे बोल सकते हैं कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा? प्रतीक्षा कैसे कह सकती हो ये? इन सेंटर विल ऑलवेज, एक बार
y in center should lie inside the triangle always in any case, be it obtuse, in acute, right angled. सर वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर होगा तो सेंटर फिर में। कॉन्ट्राडिक्शन से बोल सकते हैं। फिर एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसका तो हमेशा मतलब यस यस, मतलब तुम सबके आंसर सही हैं, कॉन्ट्रैक्शंस निकाल सकते हो, सर्कल वाली बात सही है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है वो उसका मतलब ये ना कि अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा वो तो अंदर ही आएगा ना यार। तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, सेंट्रोइड एज वेल एज इन सेंटर, बोथ विल लाई स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगे चाहे जो भी केस हो, है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये वाइब्रेशन कहाँ से है अभी? ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये बैच हमने बनाया क्यों था, किस लिए, क्या रीजन था तुम्हें सेपरेट करने का? हाँ, किसी को पता है? ये शाम वाला बैच अलग से क्यों बनाया गया? फास्टर पेस रहेगा। हाँ, फास्टर पेस रहेगा। फास्टर पेस, अच्छा वो पेस हमारा ज्यादा रहेगा, कैसे कैसे आएगा वो पेस ज्यादा, कैसे होगा मतलब वो, मतलब मैं फास्ट बोलूंगा या मैं कंटेंट मिस कर दूंगा, फास्ट होगा कैसे कंपैरेटिवली, मतलब कैसे होगा वो? नहीं पता। वो तब होगा जब तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, तुम जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाओगे, जब तुम वो कंटेंट पहले से कवर करके आओगे जो क्लास में होने वाला है, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी दूसरों से, तब ऐसा हो सकता है कि पेस फास्ट हो, तब ऐसा हो सकता है कि हम जेई एडवांस और एडवांस के आगे जाने में कंफर्टेबल हो। ये सोच कर ये बैच बनाया गया था। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, थोड़ा सा होगा बट बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इस बैच में और मॉर्निंग वाले बैच में। यू आर सपोज टू प्रूव अ पॉइंट कि तुमको सेपरेट किया गया है 20 लोगों को, तो उसका कुछ रीजन होगा, लेकिन मुझे वो रीजन जो मतलब जो रीजन था मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो चीज नहीं सामने आ रही है। मैं अगर उन 20 लोगों से कंपेयर करूं लास्ट लास्ट पैचेस जो 20 होते थे, तो अभी तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो फॉर सम रीजंस। नहीं पता इज नॉट एन आंसर, वो भी तब जब वो चीज क्लास में हो चुकी है डिस्कस, तब इट इज नथिंग न्यू टू यू। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इन सेंटर लास्ट क्लास में हो चुकी है, इट्स बीन सम टाइम, लास्ट क्लास हुए काफी टाइम हो चुका है। दिस इज डिस्पैरेजिंग, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वरना डिसॉल्व करो, वहीं बैठो, कोई कोई क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट सब कुछ सेम डिलीवर होगा। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तब जब मुझे वो एंथू आएगा, वो तब आएगा जब तुम एंथू में रहोगे, और तुम तब एंथू में होगे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम्हारी कवरेज बढ़ेगी, तुम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे, तुम पढ़ाई ज्यादा करोगे। तो गेम इज नॉट ओवर कि हाँ भाई अब हम सेलेक्टेड लोग हैं, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा 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 परफॉर्म करोगे तो कोई मतलब नहीं है यार। तो ट्राई टू बी ऑन योर टोज, जैसे ही पूछा जाए आंसर तुरंत आना चाहिए। पहली बात तो नहीं आ रहा है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स तुम्हें उसको डिराइव करना या करना आना चाहिए। वो तब होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे यार। ये सफिशिएंट नहीं है। ये पढ़ाई जो है ना, जो तुम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो है कम है। चाहे तुम्हारी कवरेज कम हो, नंबर ऑफ आवर स्टडी कम हो, कुछ तो कमी है। इंटेलिजेंस में जो कोई डाउट नहीं है, सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन डिलीजेंस पे है कि शायद हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो रही है। तो वापस आ जाओ, मतलब कहीं कॉम्प्लेसेंसी आ रही है, कहीं पर अगर लेजीनेस आ रही है तो उसको दूर करो और वापस आ जाओ, ठीक है?
सभी लोग जो हैं वो इक्वली कैपेबल हैं, सबकी कैपेसिटी सेम है, लेकिन जो काम जो जो सेल्फ स्टडी है ना, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पे होता है। मेरा काम 10%, 90% तुम्हारा काम है यार। मैं केवल गाइड करूंगा, देखो ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। काम तुम्हें खुद करना होगा ना, तो वो करना शुरू करो। इससे पहले कि हमें कुछ और डिसीजंस लेने पड़े, तुम काम करना शुरू करो। इसका एडवांटेज जो तुम्हें करा रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन का हार्ड एंड फास्ट कोई पार्ट नहीं है। इसके प्रूफ तुम्हें किसी बुकलेट में कहीं मिलेंगे नहीं। इन सेंटर के फॉर्मूले का डेरिवेशन कहीं नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इतनी ज्योमेट्री में नहीं जाते हैं। बट ये ज्योमेट्री ऐसा भी नहीं है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ जेई। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है हमारे सिलेबस पे, तो इन सेंटर वहां भी आएगा। फायदा ये होगा कि आज हमने पढ़ लिया, तो जब हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो एक तरीका रिवीजन हो रहा होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं उस चीज को। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो, वो बहुत कॉमन चीज है, वो लोग देते रहते हैं। इस बैच से एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि ये इसलिए नहीं हुआ, वो उसलिए नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट का मतलब पूरा स्कोप है, तो जल्दी करो, जल्दी करो, उससे पहले टाइम निकल जाए। जल्दी करो, मेक अ डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सेंटर के बारे में इतने इतने पे रोक देते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तुम्हें फिर से मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये है कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट। इन सेंटर का फॉर्मूला ऑब्वियसली इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूजफुल बात है वो ये है कि आपको इन सेंटर का फॉर्मूला पता है। यानी अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो आप इन सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो कि हो सकता है उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट बिकॉज इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, तो हमको वो सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए, कहीं भी काम में आ सकती है। तो इतनी बातें अगर हमको पता है तो सब इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। अभी और चीजें हैं ज्योमेट्री में, बट उसकी जरूरत नहीं। इन सेंटर के बाद नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, अब ये आई होप सबको पता होगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी जो ट्रायंगल है हमारा, उसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर इज सर्कम सेंटर, राइट? देन हाउ डू वी लोकेट सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर लोकेट कैसे किया जाएगा? पॉइंट तो ऑफ 10th एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि सर्कल बनाने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों साइड्स कॉर्ड्स हैं सर्कल की, और कॉर्ड की जो प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि अगर मैं एक भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो सेंटर से ही पास होगा। सो इफ आई हैव टू सच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, और मे बी थ्री, तीसरा भी ले लो, तो ये प्रूव हो जाएगा तीनों कॉन्करेंट हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, it is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides. It is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides. ये बात पहले से पता होगी, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान कर लो, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव कैसे किया जाएगा, अगर कुछ होता भी है तो। तो बताओ भाई, कुछ है आइडियाज? सर अगर रेडियस पता रहेगा तो हम, अगर रेडियस पता रहेगा, चलो पहला काम वही कर लेते हैं। अगर तुम्हें इसकी रेडियस चाहिए, यू वांट रेडियस ऑफ दिस सर्कल
like I join OB. OB is the radius of this circle, or it can be OC, or it can be OA, है ना? To find OB, we have this triangle. Which triangle? Let's call this point D. So we have triangle ODB. ये देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ODB है ना हमारे पास. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड तुमको चाहिए. वो साइड कौन सी है? OB, हाइपोटेन्यूज हमको चाहिए. और वो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे एक साइड निकालनी है, so the minimum requirement would be I need one angle and one side, one extra side. अगर मुझे ये साइड फाइंड करनी है, मुझे कम से कम एक साइड तो और चाहिए होगी. एक साइड है हमारे पास. कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? ये जो ट्राइंगल OBD है, इसमें हमारे पास कौन सी साइड है ऑलरेडी? BD है हमारे पास. कैसे? हाफ ऑफ BC, x1 plus x2 by 2 परपेंडिकुलर नहीं, By कोऑर्डिनेट्स नहीं, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ. तो BD की जो लेंथ है वो है a/2. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से हमको ये पता है कि जो साइड BD है वो BC का हाफ है. बट क्या इससे हमको OB मिल जाएगा? क्या इससे हमको रेडियस मिल जाएगी? नहीं. रेडियस निकालने के लिए एक और इंफॉर्मेशन चाहिए. या तो दूसरी साइड मिल जाए तो पाइथागोरस लगा देंगे, या कोई एक एंगल मिल जाए. क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को छोड़कर कोई और एंगल बताया सकता है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम कोई भी एक और एंगल निकाल सकते सर हैं? एंगल BOC. एंगल BOC तो बाहर चला गया. चलो ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर दूं. BOC. हाँ सर वो निकल जाएगा तो एंगल DBO भी निकल जाएगा. तो एंगल BOD निकल जाएगा, मतलब उसका हाफ है ना वो. तो हाँ. BOC कितना है? एंगल BOC क्या है बताओ फिर. 2 times एंगल है. टाइम्स एंगल BOC इज 2 times एंगल है. पुरानी एक प्रॉपर्टी 10th वाली, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल. तो अगर एंगल BOC ट्वाइस एंगल A है तो क्लियर सी बात है कि जो एंगल BOD होगा वो उसका हाफ होगा. सो दिस शुड बी एंगल A. ये एंगल A के इक्वल ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है BOD, दिस शुड बी इक्वल टू एंगल A. और अगर ये एंगल A के इक्वल है तो अब हम R जो तुम रेडियस कर रहे थे वो तुम निकाल सकते हो. तो बताओ क्या होगी रेडियस, कैसे निकलेगी वो? a/2 sin theta. If you take sin A in this triangle, which triangle? Triangle ODB, sin of this angle A, तो वो क्या आएगा? a/2 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो हमको R निकालनी है. सो अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ये रहा. सर्कम रेडियस इज a/2 sin A. यानी कि किसी भी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी जस्ट नीड वन साइड. एक साइड चाहिए हमको, और उसी के ऑपोजिट हमको एक एंगल चाहिए. वी नीड स्मॉल a, साइड, एंड एंगल A जो उसके ऑपोजिट एंगल, कोई और एंगल नहीं. यानी कि ये वाला एंगल और ये वाली साइड ले ली मैंने. तो फिर कोई जरूरी नहीं कि तुम A ही ले रहे हो. इट कैन बी B ऑल्सो, राइट? अगर मैंने B से स्टार्ट किया होता तो हमारा क्या मिलता? b/2 sin B या फिर c/2 sin C. सो इन जनरल सर्कम रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया जाता है. और यहीं पे देखो हमने साइन रूल भी प्रूफ कर लिया. a/2 sin A या फिर b/2 sin B या फिर c/2 sin C. मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सर्कम रेडियस निकालनी है, you just need one angle and a side opposite to it. The ratio of these two divided by 2 is your answer. चलो भाई, तो तुमने कहा कि सर्कम रेडियस अगर हमको पता होगी तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे.
चलो फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं और सोचते हैं कि तुम इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। सर अगर हमको बी और सी दिया है क्या क्वेश्चन में, मतलब? तुम्हें ABC पता है? हाँ, तो फिर सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। पॉइंट O से OB इक्वल टू OC कर देंगे। गुड आइडिया, नॉट बैड, बिल्कुल सही है एक्चुअली। सर्कमसेंटर निकालने का ये तरीका सही है, अच्छा है इनफैक्ट, बट मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है ना। फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे? अब ये तो तरीका हो गया, ठीक है। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आया कि निकालो तो मैं निकाल लूंगा उस तरीके से, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन बात है फॉर्मूला डिराइव करने की, मतलब इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 मे बी ABC अगर यूज हो यहाँ पर, साइड्स हो सकता है, एंगल्स यूज हो, कुछ भी यूज करो, जो गिवन है वो यूज करो और बताओ सर्कम सेंटर का फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा। ऑब्वियसली OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, भाई वो ये कह रहा है कि अगर हमने O को मान लो H, K मैंने अज्यूम कर लिया, वी हैव टू वेरिएबल्स, एक H है और एक K है, तो दो वेरिएबल्स निकालने के लिए आई नीड टू इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन हो सकती है OA इक्वल्स टू OB और दूसरी इक्वेशन हो सकती है OB इक्वल्स टू OC। तो दो इक्वेशंस यूज करके आप हमेशा दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा आंसर, बात सही है इससे। बट डेरिवेशन क्या है, डिराइव कैसे किया जाए, क्वेश्चन तो ये है, फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाए। सर अगर हम बी और सी का जैसे मिड पॉइंट लेंगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और उसके बाद अल्टीट्यूड ट्रेस करेंगे, और क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता है ऊपर का हाइट, वो भी ऑल्टीट्यूड मतलब ऑल्टीट्यूड A से कह रहे हो क्या? सर जैसे हम BC का सर जैसे BC का बाइसेक्टर मिड कर दिया, पॉइंट बना दिया और मिड उसके पॉइंट बना बाद दिया, उसकी डायरेक्टली ऊपर है, तो H तो हमको मिल गया एंड कांस्टेंट, मतलब H कांस्टेंट हो गया वहीं और पे। के में वो मिल जाएगा हाँ, और R हमको और उसका डिस्टेंस A पता बाई पड़ 2 गया। से। अच्छा एक एक बोलो, D जो है मिड पॉइंट हमने ले लिया, अब उसके बाद क्या कह रहे हो? सर OD हमें R और उससे R और ODM को पता है, ठीक है, ODM को पता है। अब सर पहले D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फिर D तो मिड पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, फिर उसके बाद सर हमें डी और वो लाइन के स्लोप का वैल्यू पता तो इक्वेशन निकल जाएगी। हाँ सर लाइन की इक्वेशन परपेंडिकुलर पे अभी हम नहीं आ सकते बिकॉज हमने वो पढ़ा नहीं है ना, लाइन की इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। डी के एक्स कोऑर्डिनेट का और एच का वैल्यू सेम होगा? नहीं, ये सब कंफ्यूजन्स क्यों होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। ये मैं बना रहा हूं अपने कन्वीनियंस के लिए लाइन को हॉरिजॉन्टल, लेकिन तुम्हें पता है कि ये BC जो लाइन है ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये सब थॉट्स दिमाग से निकाल दो, जनरलाइज करके सोचा करो, कोई स्पेशल केस थोड़ी ना है। हाँ भाई, तो लाइन की इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है एक्चुअली जो उसका फॉर्मूला। चलो ठीक है, मैं तुम्हें डिराइव किया, मैं तुम्हें कहता हूँ प्रूफ करके दिखाओ कि यहाँ पे जो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्चुअली फॉर्मूला तुम्हें कभी यूज नहीं करना है। रीजन ये है कि जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, comma same for y1 y2 y3, y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c divided by again sin 2a. देखो how beautiful this is. ब्यूटी कहां पर है? पैटर्न में। सेंट्रॉइड कोएफिशिएंट से 1 1 1, x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 1 plus 1 plus 1। इन सेंटर कोएफिशिएंट से ABC, ax1 bx2 cx3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c। और अब सर्कम सेंटर में वो कोएफिशिएंट्स हैं sin 2a sin 2b sin 2c।
sin 2a sin 2b sin 2c डिवाइड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों कह रहा हूं कि यूज नहीं करना है, इसलिए बिकॉज इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए वी रिक्वायर एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये तो काम लंबी हो गया यार, कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर हम तीनों एंगल्स निकालें, sin 2a sin 2b sin 2c निकालें तो आंसर आएगा। इतना कौन करेगा? और फिर लाइंस के बीच का एंगल, लाइंस के बीच के दो एंगल्स होते हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, उसको भी चेक करना मुश्किल होगा। तो जहां कहीं भी फॉर्मूले में एंगल आ जाएगा वो फॉर्मूला फिर यूजफुल तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि उसको इग्नोर कर देना है। ये जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारे काम में आ सकता है, और अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्वेश्चन जहां पर तुम्हारे काम में आएगा। बट फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है, जो भी फॉर्मूला है यूजफुल है या नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, फाइन, बट ये डिराइव कैसे हुआ होगा, ये फॉर्मूला आया कहां से, क्वेश्चन तो ये है। और हिंट ये है कि ये फॉर्मूला वैसे ही आया है जैसे अब तक सारे फॉर्मूले आए हैं। क्या? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला भी डिराइव होगा। तो आप लोग सोचें सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है। देखो हमने हर बार क्या किया, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया वर्टेक्स से और उस लाइन को एक्सटेंड किया है। एक केस में वो मीडियन थी, एक केस में वो एंगल बाइसेक्टर था। इस बार कुछ स्पेशल नहीं है। ये जो एओ लाइन है ये कुछ कोई स्पेशल लाइन नहीं है। इट इज नाइदर मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, नॉट एन ऑल्टीट्यूड, कुछ स्पेशल नहीं है। बट जो फिर से जो मेथड है इस फॉर्मूले को डिराइव करने का वो वही है। क्या? फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड डी, और डी तुम कैसे फाइंड करोगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यू नीड दिस रेशियो। नाउ कैन यू फाइंड दिस रेशियो? क्या तुम BD बाई DC फाइंड कर सकते हो? अगर तुम BD बाई DC फाइंड कर सकते हो तो तुम D फाइंड कर सकते हो, और एक बार D फाइंड कर लिया तो फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बताओ भाई, क्या कोई है जो BD बाई DC फाइंड करने में हेल्प करेगा? BD बाई DC। सर सी बाय भी होगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? ओ नहीं तुम एंगल सॉरी। बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा ना ये कोई स्पेशल लाइन नहीं है। अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम लगानी है? अच्छा ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम पहली बात तो मीडियन में यूज होती है सर ना? मतलब आई मीन ए और वो मिड पॉइंट ज्वाइन करके फिर तो उससे डी कैसे आएगा? मतलब मिड पॉइंट। तुम स्टीवार्ट्स कह रही हो क्या? स्टीवार्ट्स थ्योरम। तो दीक्षा जो भी करी हो ना, उसमें जो टर्म्स आएंगी उसमें एंगल्स तो कहीं नहीं आएंगे ना? यस सर समझ गई, वो डिस्टेंसेस में आएगा वो। यस, वो सब कुछ डिस्टेंस होंगी, तो कहीं ना कहीं हमको एंगल्स चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है। तो वो सोचो, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। सोचो कि BD बाई DC कैसे निकाला जाए। कम ऑन, थिंक हाउ टू फाइंड द रेशियो BD अपॉन DC। और मैं तुम्हें बता भी दूं ये क्या आएगा, चलो तुम उसको प्रूव कर दिखाओ। BD अपॉन DC जो है वो आएगा sin 2C अपॉन sin 2B। चलो ये भी बता दिया, अब करके दिखाओ। sin 2B अपॉन sin 2C आएगा ये। तुम लोगों ने साइन रूल पढ़ा है क्या? साइन रूल को, साइन रूल फिजिक्स में पढ़ा है क्या?
नहीं, आई मीन साइन रूल यही है जो हमने ऊपर लिखा था। ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? हाँ सर। यस सर। यस सर। अगर पढ़ा है तो कर सकते हो आराम से। आई मीन फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए बी ये प्रूफ करने में। बी डी बाई डी सी इज साइन 2c अपॉन साइन 2d। ये प्रूफ करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर तुमने साइन रूल पढ़ा है तो। चलो, लेट्स अप्लाई साइन रूल इन ट्राइंगल ओबीडी। ओबीडी में साइन रूल लगाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी साइन रूल की प्रैक्टिस भी की जाए। साइन रूल तो पढ़ाई है। क्या होता है साइन रूल? साइड क्या होता है साइन रूल? a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। सो इफ आई एम चूजिंग bd, मैं bd क्यों चूज कर रहा हूं? बिकॉज मुझे जो प्रूफ करना है उसमें bd आता है। तो bd अपॉन व्हाट एंगल बताओ? साइन साइन किसका? BOD। BOD। और BOD तुम्हें पता है क्या? A है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ ए नहीं BOD? A नहीं है। आराम से, जल्दी क्या है? BOD पिछली बार A था जब O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अभी वो A नहीं है। तो BOD क्या है? पाई माइनस 2c। वाह, सही आंसर है। बिकॉज एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल C। वही सेंटर पे जो एंगल सबटेंड है वो उस पर डबल होता है उसका। तो ये 180, ये आगे हमने एक्सटेंड किया तो 180 माइनस हो गया ना। तो साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ 180 माइनस 2c, पाई माइनस 2c। ठीक है भाई। अब मैं इसमें साइन रूल है, साइन रूल में एक और साइड ली जाती है, तो मैं दूसरी साइड जो ले रहा हूं वो मैं OB ले रहा हूं। मैं OB क्यों ले रहा हूं? बिकॉज वो कुछ और नहीं, रेडियस है, सरकम रेडियस, जिसके वो वैल्यू बताया अगर जरूरत पड़ी तो क्या आएगा? R अपॉन, और साइन किस एंगल का? इस एंगल का जो फिलहाल तो मान लो हमको नहीं पता है, हालांकि ये भी हमको पता है, बट फिलहाल मान लो नहीं पता है, मान लेते हैं एक बार को। तो हम इसको लिख लेते हैं R अपॉन साइन थीटा। ये लगा दिया हमने साइन रूल इन ट्राइंगल OBD। OBD में साइन रूल अप्लाई करोगे तो ये आएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? OBD में साइन रूल अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, BD अपॉन साइन पाई माइनस 2c इक्वल्स टू R अपॉन साइन थीटा। अब सेम काम करो, अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल OCD। और OCD में हम कौन सी साइड लेंगे सबसे पहले? DC, क्योंकि मुझे DC चाहिए। तो DC अपॉन, बताओ DC अपॉन क्या? साइन पाई माइनस 2b। DC अपॉन देखो ये वाला एंगल है ना, ये जो इसके ऑपोजिट एंगल है वो है पाई माइनस 2b, यानी साइन पाई माइनस 2b, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इफ आई टेक R, इसके पास भी R है, ये देखो OC इज R, OC R ही तो है। और उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो क्या है? ये वाला एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। और सबको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा। Now first and second equation suggest right hand side is same, so left hand side will also be same. So this implies BD upon sin 2c is equal to DC upon sin 2b.
और ये लिखते ही जो मैंने कहा था वो प्रूव हो गया। क्या? BD अपॉन DC इक्वल्स टू sin 2C अपॉन sin 2B। ये इसका प्रूफ है। क्या फायदा होगा भाई इससे? ये मैंने क्यों लिखवाया, ये रेशियो हमने क्यों निकाला? इससे हमको D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना। और एक बार तुम्हें D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो अब अगला काम क्या होगा? क्या होगा अगला काम? बताओ AO यार। upon OD। हाँ, AO अपॉन OD निकालने की तुम कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें AO अपॉन OD मिल जाएगा तो AO अपॉन OD से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला एक बार और लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा AO अपॉन OD? क्या लगता है? AO अपॉन OD पता है क्या होगा? ये होगा sin 2B प्लस sin 2C अपॉन sin 2A। और ये भी तुम प्रूफ कर सकते हो। जैसे तुम इसको प्रूफ कर लोगे, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये डिराइव हो जाएगा। एक बार फिर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फॉर्मूले को डिराइव कराने का रीजन ये था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साइन रूल कहीं पे यूज हो रहा है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज हो रही हैं जो इस चैप्टर में काम में आ सकती हैं। जितनी ज्योमेट्री आएगी ना इस चैप्टर में, उतना एडवांटेज रहेगा तुमको। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम कम हो जाएगा। तो सर्कम सेंटर का फॉर्मूला है हमारे पास, बट वो उतना यूजफुल नहीं है बिकॉज उसमें एंगल्स यूज होते हैं। और ये रहा उसका डेरिवेशन। इसमें ये वाला पार्ट यू विल ट्राई टू प्रूव। अगर लगता है चैलेंज करना चाहते हो खुद को तो ये प्रूव करने की कोशिश करना कि कैसे आया ये। हाउ कम AO अपॉन OD इक्वल्स टू sin 2B प्लस sin 2C अपॉन sin 2A। क्योंकि ये एक बार प्रूव हो गया तो ये फॉर्मूला ही प्रूव हो जाएगा। बट ये सही बात है कि हमें इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है जो हमको आंसर तक पहुंचा देगी बिना किसी एंगल के। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद जब लाइंस की इक्वेशन निकालना सीख जाएंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। सर्कम सर्कल का सेंटर है। रेडियस का फॉर्मूला तुमने देख लिया और उसको निकालने का तरीका अभी के लिए फिलहाल ये है, बेटर मेथड। दिस वन इज बेटर। हमको एंगल DOC और एंगल BOD पता है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B एंगल C। तो सर हम उसी से हम लोग उसको R के टर्म्स में लिखेंगे OD को, और AO तो हमको R पता ही है, और फिर डायरेक्टली डिवाइड कर दें। कर लो। अगर तुम्हें OD मिल जाता है तब तो ठीक है, AO तुम्हें R पता ही है। अब OD निकालने के लिए फिर से क्या करना होगा? साइन रूल यूज करना पड़ेगा। तो करो ना। अच्छा सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो। इस तरीके से भाई सही बात है कि हमको AO तो पता ही है, AO भी तो आ रही है। अब बचता गया OD है, तो अगर OD मिल जाए तो काम हो जाएगा। ट्राई करो, OD निकालने की कोशिश करो। चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। सर्कम सेंटर पर एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि मैं बाबा कह रहा हूँ कि बेटर मेथड है, तो आओ एक बार देखते हैं कि एक्चुअली बेटर मेथड है भी या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ triangle ABC where, in fact, चलो ठीक है, सर्कम सेंटर निकालो अभी, बाकी दोनों बाद निकालते हैं। Find the circumcenter of the triangle ABC where A vertex A is, hello, vertex A is -12,5, vertex B is 0, -13, and vertex C is let's say 5, 12. So find the circumcenter of this triangle, जिसके तीनों वर्टाइसेस हमको दिए गए हैं। क्या लगता है तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे? इस फॉर्मूले को यूज करने में दिक्कत यही है
कि हमको ठीक है, हमको तीनों वर्टाइसेस पता है, वी नो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, बट फॉर्मूले में केवल ए बी सी के x1 y1 x2 y2 की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ ये sin 2a sin 2b sin 2c भी आ रहा है। और कहीं हम ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, एंगल निकाल सकते हैं, बट वो बहुत टीडियस काम है यार, तो क्यों करना है उसको। इंस्टेड हम जो तरीका यूज करेंगे वो क्या है, हम एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहते हैं, लेट्स से h, k, जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमको आता है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC है। तो अगर हमको ये चीज पता ही है तो चलो हम इसको यूज करते हैं। कैसे? चलो सबसे पहले हम लोग OA इक्वल्स टू OB करते हैं। जरा इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ मुझे क्या आता है। OA इक्वल्स टू OB करने पर क्या आता है? OA का मतलब क्या हुआ? स्क्वायरिंग कर दो, इससे रूट हट जाए। H प्लस 12 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, और k माइनस 5 का होल स्क्वायर। OB क्या होगा? H माइनस 0 और k प्लस 13 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें H और k में एक रिलेशन मिलेगा, वो क्या मिल रहा है ये बताओ। यस, कौन बताएगा भाई क्या मिला? सर 2h इक्वल टू 3k मिल रहा है। 2h इक्वल्स टू 3k, ये कह रहा हूं? हाँ सर, सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 24h इज इक्वल टू 10k। सर राइट में 26k। हाँ सर। और उधर 26 के, सॉरी। सो 24k इज इक्वल टू 26 प्लस इन 36 के, ठीक है ठीक है। 2h इक्वल टू 3k इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो क्या मेरी बात समझ में आई कि तुम कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब एक पॉइंट निकालना चाहते हो तो एक्चुअली तुम दो वेरिएबल्स निकालना चाहते हो, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एंड टू फाइंड दीज टू वेरिएबल्स यू नीड टू इक्वेशंस। अभी एक मिली है, दूसरी और चाहिए। OB इक्वल्स टू OC करो, चलो स्क्वायर कर दो। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर प्लस k प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC, यानी कि h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 12 का होल स्क्वायर। और इस बार क्या मिल रही है हमको इक्वेशन बताओ। इस बार भी h स्क्वायर k स्क्वायर 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो है क्या? सर मुझे h इज इक्वल टू -5k आ रहा है। h इक्वल्स टू -5k, ओके। बाकी लोगों को भी आ रहा है? यस सर, यही है। यस सर। और अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो h और k की वैल्यूज क्या आएंगी? अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो h और k की वैल्यूज क्या आएंगी? जीरो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? h इक्वल टू k इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? आगे सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया, और ये चीज
देखते ही आ जानी चाहिए थी यार, मैंने इतने स्पेशल पॉइंट दिए हैं, 12, 5, 13 दिखना चाहिए, पता है दिखना इसलिए चाहिए बिकॉज मतलब एक ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। -12, 5 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी 13, 5, 12 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी 13, और 0, -13 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी 13। तो ओरिजिन वो पॉइंट है जो तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, 13 डिस्टेंस है उसकी, ऑब्वियसली ओरिजिन सर्कम सेंटर है। बट ठीक है चलो, अगर तुमने सॉल्व किया, एक बार प्रैक्टिस की तो तुम्हें समझ में आया कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करते आंसर आता, लेकिन फॉर्मूला यूज करना अपने आप बहुत डिफिकल्ट होता। दिस इज बेटर, है ना। तो ये है भाई, हाँ, सर्कम सेंटर को फाइंड करने का तरीका अभी के लिए, जब तक हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो होगा ये कि ये जो पहला स्टेप है वो हम स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं। कोई बता सकता है इस बैच में कि ये क्या लिखा हुआ है, 2h = 3k क्या चीज है? व्हाट इज 2h = 3k? किस चीज की इक्वेशन है ये? क्या तुम इस अलजेब्रा को ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो? 2h = 3k किस, या h की जगह x और k को y रख लो, 2x = 3y किसकी इक्वेशन है? सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ही है ना सर? स्ट्रेट लाइन है, बट करेक्ट, बट इस ट्रायंगल में ये कैसी स्ट्रेट लाइन है? क्या स्पेशल है स्ट्रेट लाइन में? y इंटरसेप्ट 0 है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, ये उसकी इक्वेशन। क्यों? इनफैक्ट O = OB था, सॉरी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है। क्यों? क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया, OA = OB। OA = OB को सॉल्व करने के बाद वही पॉइंट्स आएंगे जो OA और सॉरी जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना। और ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ बैठे हुए हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो होंगे। हालांकि ये चीज बाद में आएगी, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन बाद में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा कॉलेज लेक्चर हो चुका है तो इतना समझ में आना चाहिए कि OA = OB सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो होगी। चलो ठीक है, तो अब हम सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सर्कम सेंटर के बाद इन सेंटर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये भी बड़ा स्पेशल पॉइंट है भैया। शौनक, तुम्हें ऑर्थो सेंटर पता है? हाँ सर। क्या होता है उसमें? वर्टाइसिस से साइड्स पर जो परपेंडिकुलर रहते हैं वो ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों ऑल्टीट्यूड्स, हाँ सही बात है। हाँ। अच्छा, इसके पहले हम ऑर्थो सेंटर पे आए, तरुण तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर रहेगा हमेशा, या ये बाहर अंदर कहीं भी हो सकता है? तरुण। सर बाहर भी हो सकता है। बाहर भी हो सकता है, इनफैक्ट ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है। तो कब बाहर, कब अंदर, कब ट्रायंगल के ऊपर, क्या लगता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूज तो होगा तो बाहर, राइट ऑब्ट्यूज होगा होगा तो ऑब्ट्यूज साइड, होगा तो बहुत बाहर, डिस्टेंट होगा तो अंदर। एक्यूट होगा तो अंदर, और राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक चीज ऑन द ट्रायंगल, लिखी। ऑन द हाँ। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो ये पॉइंट नंबर 4 एक लिख लेते हैं, ये भी काम में आएगा तुम्हारे, कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle, circumcenter
will be midpoint of hypotenuse. कैसे भाई? सर आप सर्कल बना दोगे अगर सर वो डायमीटर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज है। बिल्कुल सही बात है कि एक सर्कल जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है सेमी सर्कल में, और उसका डायमीटर AC है, तो मिड पॉइंट ही सही है। तो अगर कोई, ये तो बहुत ही स्पेशल केस है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सेंटर तो हम विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे, बिकॉज तब हमें केवल A और C का मिड पॉइंट निकालना है। तो ये स्पेशल केस ढूंढने चाहिए, पता होने चाहिए। फायदा ये मिलेगा कि जो सर्कम सेंटर हमने हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट निकाला ये पूरी कैलकुलेशन के साथ, हो सकता है कि वो काम 10 सेकंड में हो जाए, है ना, अगर वो ट्रायंगल स्पेशल है। हाँ, अगर ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो ये सही बात है कि अब जो सर्कल बनेगा, जो उसको सर्कमस्क्राइब करेगा, उसका सेंटर आउटसाइड होगा, ट्रायंगल से बाहर भी आ सकता है सर्कम सेंटर। सो अनलाइक इन सेंटर एंड centroid, circum center can be on, outside or inside the triangle. ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में भी बता ही दिया उसने कि ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस, ये देखो एक ऑल्टीट्यूड हो गया, तो ये हो गए वो 3 ऑल्टीट्यूड्स, है ना। और इसको ले लेते हैं DEF ले लेते हैं। अब ये ऑर्थो सेंटर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या है ये, अगर किसी को ना पता हो तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, उसके बाद उसको तुम ट्राई करो। एक बार फिर जो फॉर्मूला आएगा ना, वो उतना यूजफुल नहीं है, वो फॉर्मूला उतना काम का नहीं है। रीजन क्या है? सर इसमें हम लोग अलग अलग ऑल्टीट्यूड से एरिया निकाल के इक्वेट कर दें, एंड देन DH और HE में से हम रेशियो निकाल लें। अच्छा, एक मिनट रुको, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, उस पर देखते हैं निकालना कैसे है, वो डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाए। ये देखो, इसका फॉर्मूला यूजफुल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। क्या? इस फॉर्मूले में भी एंगल्स इन्वॉल्व है। तो वहां पे देखो sin 2a sin 2b sin 2c था, यहां पर tan a tan b tan c। राइट, तो ये है ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाए, क्या होगा प्रोसीजर? फिर से भाई, पहले तुम्हें D निकालना होगा, और D निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? टू फाइंड D, CD DB, हाँ, या BD अपॉन DC। क्या होगा BD अपॉन DC? इस बार बड़ा सिंपल है, बिकॉज
ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। सर्कल या सर्कम सेंटर में तो थोड़ा सा लगा था टाइम। इस बार तुम बड़े आराम से BD अपॉन DC बता सकते हो। क्या होगा BD अपॉन DC बताओ, या मैं लिख देता हूँ, प्रूफ करो। सर tan C का tan B। सर tan C राइट अपॉन एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल और सेम एल्टीट्यूड शेयर कर रहे हैं, तो BD और हमें एंगल्स पता है, वो C और हमको tan एंगल्स थीटा B और निकाल C पता है और AD कॉमन साइड है, तो ऑब्वियसली tan B और tan C अगर इस ट्रायंगल में लोगे और दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें BD बाई DC मिलेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जैसे तुमको ये रेशियो मिल गया, तुम्हें पॉइंट D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan B प्लस tan C। और उसके साथ साथ जैसे ही हमको इसके बाद AH अपॉन HD मिल गया, AH अपॉन HD, तो काम सब खत्म हो गया। क्या होगा AH अपॉन HD? मैं बताता हूँ। AH अपॉन HD होगा, अब तक तो तुम गेस कर सकने लायक हो गए हो, tan B प्लस tan B प्लस tan C tan अपॉन A। tan। सर पिछले 3 का थोड़ा देख के तब से वही हो रहा है ना यार, देखो ना, सेंट्रॉइड में 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2:1। इन सेंटर में B प्लस C बाई A। सरकम सेंटर में sin 2B प्लस sin 2C अपॉन sin 2A। ऑर्थो सेंटर में tan B प्लस tan C अपॉन tan A। कौन कहता है बहुत सारे फॉर्मूले मैथ्स में? मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है। मैथ्स में फॉर्मूला एक होता है, उसका पैटर्न आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑब्जर्वेशन किया जाता है और सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। सब याद, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। उसको ढंग से साइंटिफिकली याद करने की कोशिश करो ना। देखो खत्म हो गया, इतना लिखते ही काम खत्म हो गया। अब ये जरूर है कि तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा। सर अगर मेरे ये पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब tan A tan B अच्छा, tan मतलब C। वो डिफाइंड ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, हाँ तो उस केस, वो स्पेशल केस है और उसमें क्या होगा वो भी मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आएगा, मतलब ये क्योंकि इसमें एंगल्स यूज हो रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इसका हम यूज ना करें। फिर हम ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे, उस बारे में बात की जाए। तो मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ triangle ABC where A is suppose 4,0, B is क्या दिया जाए, 1,5 and C is -3, -1। ठीक है भाई, रैंडम पॉइंट्स लिए मैंने इस बार, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस रैंडम पॉइंट्स। तो क्वेश्चन ये है कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने का अब दूसरा तरीका क्या होगा। एंड रिमेंबर, ऑर्थो सेंटर निकालना हो या दुनिया का कोई भी पॉइंट निकालना हो, हमें 2 वेरिएबल्स निकालने हैं और 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए आई नीड 2 इक्वेशंस। तो जिसने वो 2 इक्वेशन निकाल ली वो काम हो गया उसका। वो 2 इक्वेशंस कैसे बनेंगी, बस ये सोचना है। सोचो। M1 M2 फॉर्मूला यूज इक्वल मत टू करो। -1। शाबाश, हमको ये बात पता है कि ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हैं, तो हम डेफिनेटली M1 M2 इक्वल्स टू -1 वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। किसका स्लोप? स्लोप देखो सर B और सर आपने पॉइंट नेम नहीं किया, मतलब BH और AC सर AB पे और जो ड्रॉप BH करेंगे और AC, परपेंडिकुलर। BC। slope of BH multiplied by slope of AC should be equal to -1.
तो मुझे उसको नेम करने की जरूरत भी नहीं है ना, ये 2 पॉइंट्स तो है हमारे पास, BH है ना। क्या होगा BH का स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AC। क्या है AC का स्लोप बताओ? सर 1/7. 1/7। and if you cross multiply you will get a relation between h and k, वो जो भी आएगा k minus 5 is equal to what? minus 7h plus 7. So 7h plus k is equal to 12. ये रहा हमारा पहला रिलेशन। सिमिलरली दूसरा रिलेशन निकालने के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज कर लो। कौन सा यूज किया जाए इस पर? स्लोप ऑफ AH multiplied by slope of BC is also equal to -1. Slope of AH क्या होगा? K minus 0 upon H minus 4. और BC का स्लोप कितना है भाई? BC सर 1/4. is it 1/4 BC? नहीं सर शायद गलत किया, 1 मिनट। सर 6/4. 6/4 and 3/2। और क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है? 3k is equal to 2h minus 8. What? सर ये मैंने दूसरे साइड से बोला, +8. 3k equals to 2h minus 8. 3k equals to 2h कैसे हो सकता है प्रतीक्षा? वहाँ माइनस। सॉरी सर। So 2h plus 3k equals to 8. यस सर। और जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, कितना लंबा हुआ? हार्डली 4-5 लाइन्स हैं। तो मैं ऐसे आराम से लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन तक पहुंचना, फिर इस इक्वेशन तक पहुंचना, और फिर तुम लोगों को सॉल्व, 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स हैं। चलो सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है बताओ? h इक्वल्स टू और k इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताओ? सर h 28/19. 28/19 करेक्ट। और k क्या आ रहा है? k भी निकालो। (32 by 19). 32 by 19. 32 22 या 32 क्या बोल रहे हो? 32. 32/19। ठीक है, थोड़ा गंदा आ गया बिकॉज डेटा मैंने रैंडम दिया था, वैसा आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन ऑर्थो सेंटर निकालने का मेथड ये रहा, किसी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है ना, ये रहा, है ना। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके सर ये जो रेशियो होता है AH:HD वाला और बाकी केसेस में जो ऐसे सेंट्रॉइड में AG:G रहता है, सर उसमें पैटर्न है ना सर? ऑब्वियसली वही तो पैटर्न है, वही तो मैं बता रहा था। 2:1, 1 + 1/1, B + C/A,
sin 2 प्लस sin 2c बाय sin 2a, tan b प्लस tan c बाय tan a। तो हर जगह देखो ना वही चीज हो रही है, सम ऑफ 2 डिवाइड बाय थर्ड, है ना? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में मुझे और हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। ओके, ऑर्थो सेंटर के बाद ये चौथा पॉइंट था, ऑर्थो सेंटर। फिफ्थ पॉइंट इन सिलेबस, सिलेबस के अंदर है, और वो है एक्स सेंटर। तो सुना है इसके बारे में? यस सर। एक्सटर्नल एक्चुअली जहां पर बाइसेक्टर। तो एक्स सेंटर जो है, ट्रायंगल थोड़ा छोटा बनाते हैं बिकॉज एक्स सेंटर कह सकते हो कि कजिन ऑफ इन सेंटर टाइप्स है, कि जहां पर इन सेंटर वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। नाउ इफ यू ड्रॉ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल का, तो ये एक देखो मैंने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया सी का, है ना? सी को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है ये, और मैंने बी को भी अगर इस तरीके से बाइसेक्ट करा दिया, ये बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो कमाल की बात ये है कि जो ए का एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल, ए का एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, वो इन दोनों के साथ कॉनकरेंट रहेगा। ऐसा क्यों होगा वो भी हम प्रूव कर लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो तीनों लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे कट करनी है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम 3 बार कर सकते हैं, 3 बार, बिकॉज यहाँ पे बी और सी और ए लिया था मैंने, ए का इंटरनल। हो सकता है कि मैं ए और सी चूज करता एक्सटर्नल और बी को इंटरनल, है ना? तो एक्चुअली 3 एक्स सेंटर्स होते हैं। लेट्स नेम इट I1, I1 जिसमें हमने ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यूज किया है। सो I1 या कह सकते हो इट इज ऑपोजिट टू ए, एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए। क्वेश्चन ये है कि इसको एक्स सेंटर बोल क्यों रहे हैं, व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। तो ध्यान देना, इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तीनों साइड्स पर, हाँ देखो तीनों साइड्स पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, राइट? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि it will remain, any point on the angle bisector will be equidistant। देखो ना, दो लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, if you pick any point on the angle bisector, perpendiculars dropped on both sides will be always equal। यही तो डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर की। तो डेफिनेटली ये तीनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं, तो assuming I1 as center and these perpendiculars as radius, we can draw a circle which will essentially touch the 3 sides of the triangle। है कि नहीं? तो ये अपना वही इन सर्कल जैसी चीज है। इन सर्कल क्या कर रहा था? इन सर्कल भी तो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता था, और ये जो सर्कल है ये भी देखो ये तीनों साइड को टच कर रहा है। तो डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस ये है कि ये जो
एक्स सर्कल है, ये दो साइड्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक साइड को इंटरनली टच कर रहा है, सॉरी। तो आई थिंक ये भी हमने आरएमओ में कवर किया था ना आपके लेक्चर में, ये पॉइंट मुझे तो याद आ रहा है, शायद कवर किया था हमने। यस सर, किया था सर। एनीवेज, ये हमारा एक सेंटर है। अब बताओ, एक सेंटर के इस डेफिनेशन में या इस कंस्ट्रक्शन में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पहले उसको डिस्कस कर लो। X center opposite to A is point of intersection of external angle bisectors of angle B and angle C and internal angle bisector of angle A. This is just one X center. ऐसे कितने X center होंगे? तीन X center होंगे, राइट? 3 X centers होंगे ऐसे। तो अगर तुम इसको भी एक्सटेंड करके और यहाँ पर बनाओ ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली ऐसे 3 पॉइंट्स आ सकते हैं। कॉल दिस I2, कॉल दिस। तीनों सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ। हमने एक की बात कर ली तो बाकी सब आ जाएंगे अपने आप। So X center opposite to A is the point of intersection of these 3 lines, और इनमें से एक जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बाकी दोनों एक्सटर्नल है। ओके, ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया ये बात। एक्स सेंटर हमको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स सेंटर निकाला कैसे जाए। सर यानी अगर मुझे मेरे दिमाग में वो पहला आया कि जो साइड है BC और जो आपने एक्सटेंड किया है वो सब टैंजेंट्स हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, तो B टू वो पॉइंट एंड B टू एक, तुम ये कह रहे हो कि जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, तुम ये कह रहे हो? हाँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये वाला। हाँ। So distance from B to both of them is same. Distance of B to both of them, ठीक है। So मैं सोचा, अभी मैं ज्यादा दूर पहुंचा नहीं, बट मैंने उससे सोचा कि हम इसे B बट उससे I1 कैसे निकलेगा शौनक? जो तुम कह रहे हो गलत नहीं है, बट इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम I1 तक कैसे पहुंचेंगे? लेट मी टेल यू क्या फॉर्मूला है I1 का, ठीक है? होता क्या है कि इस चैप्टर में डेरिवेशंस कहीं है ही नहीं, किसी बुक में कहीं भी तुम्हें वो डेरिवेशंस नहीं देंगे, यानी सिंपल एक काम कहा जाएगा, इसको रट लो। बट मेरा बिलीफ थोड़ा डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो फॉर्मूला है तो उसका मतलब उसका डेरिवेशन भी सिलेबस में है, तो हमको ये चीजें जाननी चाहिए। तो I1 जो है ना, I1 का फॉर्मूला, मैं I1 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रिमेंबर 3 फॉर्मूले होंगे, I1 का, I2 का, I3 का। मैं I1 लिखूंगा तो तुम I2 समझ जाओगे। I1 का फॉर्मूला ये रहा, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c एंड -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c। तो ये है I1 का फॉर्मूला। क्वेश्चन ये है कि कैसे इसको डिराइव किया जाए, I1 को डिराइव कैसे करें, क्वेश्चन तो ये है। सर तो इसमें हम B और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और C और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो अब तक तुमने जो किया है तुम्हें वही काम करना है। देखो, मैंने A को I1 से ज्वाइन कर रखा है पहले से। मुझे पता है कि ADI1 ये एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और अगर मैं पूछूं कि D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो तुम्हें ये ऑलरेडी निकाल चुके हो। कब निकाला था? जब तुमने इन सेंटर निकाला था, याद है? इन सेंटर निकालते हुए तुमने डी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से तुम डी निकाल चुके हो। तो क्या आएगा डी, याद है? डी था bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस c, by2 cy3 डिवाइड बाई b प्लस c। तो ये तुम्हारा d है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब तुम्हारे पास a भी है, तुम्हारे पास d भी है, तो अगर तुम फाइंड कर लो, क्या क्या फाइंड कर लो? रेशियो। कौन सा रेशियो भाई? ये कुछ ऐसा है, मेरे पास a है, सर मेरे पास d है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, और मैं I1 निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं कहीं से निकाल पाऊं AI1 अपॉन DI1, अगर मुझे ये मिल जाए, डायग्राम से क्लियर है कि I1 जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और फॉर्मूले को देख के भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, देखो ना, -a प्लस b प्लस c। तो ये चीज दिख रही है कि हमने कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज किया होगा, इसकी वजह से यहाँ माइनस आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रेशियो कैसे निकाला जाए, बिकॉज इस रेशियो के बिना काम नहीं हो पाएगा। और एक्चुअली ये रेशियो हमको पहले से पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? हमको कैसे पहले से पता है कि आंसर ये आने वाला है? को बताएगा? हाउ कम AI1 अपॉन DI1 इज इक्वल टू द सेम रेशियो B प्लस C बाई A। सेम मतलब किसे सेम? इन सेंटर वाला जो रेशियो था, बस द ओनली चेंजेस इन सेंटर में ये प्लस B प्लस C बाई A था, एक्स सेंटर में ये माइनस B प्लस C बाई A। कैसे? अरे कुछ तो बोलो, तब से नहीं बोलता रहा हूं, तुम भी कुछ बोलो यार। क्या तुम्हें ये बात पता है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर? क्या सभी लोगों को ये बात पता है? जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हम, अच्छा, तो जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आज मैंने डिराइव भी की है, वो प्रॉपर्टी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए भी काम करती है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए भी काम करती है। इसका मतलब इफ आई टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल अगर मैं लूं ABD, तो ABD में BI1 क्या है? BI1 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के हिसाब से AI1 अपॉन DI1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन BD। और ये वही रेशियो है AB अपॉन BD जो हम इन सेंटर के टाइम पे डिराइव कर चुके हैं। तो एनीवेज ठीक है, अगर तुम्हें ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रही तो वैसे भी, चाहे वो JEE हो चाहे वो NCERT हो, चाहते हैं कि तुम इस पार्ट को स्किप करो, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि तुम ना समझ पाओ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अब डिराइव भी कर दी दोबारा, तो ये समझ में आना चाहिए। और क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन अगर तुम A को दे दो, आई मीन इसको हम ऐसा लिख लें B प्लस C अपॉन माइनस A, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कैसे आया। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो -A मल्टीप्लाई होगा x1 में और B प्लस C मल्टीप्लाई होगा D में, यानी bx2 प्लस cx3 अपॉन B प्लस C में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर I1 का फॉर्मूला ये है तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जर्व करो, बताओ। अगर ये B I1 नेगेटिव का और बाकी सब पॉजिटिव, B पे नेगेटिव होगा, बाकी B सब नेगेटिव हो जाएगा।
तो ax1 minus bx2 plus cx3 divided by a minus b plus c, and ay1 minus by2 plus cy3 and divided by a minus b plus c, and similarly i3, है ना? ये सिमिलर है। तो ये हम तीनों एक्सेंटर्स निकाल चुके हैं। डेरिवेशन देख लिया। अगर डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए। ए, बी और सी, I1, I2, I3, इन तीनों का फॉर्मूला याद रखना है, और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इन सेंटर में तीनों पॉजिटिव हैं, एक्स सेंटर्स में एक 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 टर्म को नेगेटिव करना है, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, नोट करो। सर 1 मिनट, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर, हाँ, कहां तक? बस सर। ओके। तो अब इसमें किसी को कुछ डिस्कशंस करने हो तो बताओ। एक्स सेंटर नॉर्मली लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। वही वो इन सेंटर धीमे 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 होके बाहर निकल गया। इन सेंटर को धीमे धीमे खींच के बाहर निकालो, तो जो इन सेंटर अंदर बैठा हुआ था वो बाहर आके एक्स सेंटर बन गया। और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमने पढ़ा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली बात भी हो रही है कि नहीं? कैसे? आई जिस रेशियो में AD को डिवाइड करता है B प्लस C बाई A, उसी रेशियो में I1 भी डिवाइड करता है एक्सटर्नली और एक दूसरा इंटरनली। याद है ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट? I and I1 are harmonic conjugate of each other with respect to AD। याद आया कुछ? इसका मतलब AI, मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने प्रूव कर दिया ऐसे ही। भाई मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, प्रूव दैट AI, AD एंड AI1 आर इन HP। टाइम लग जाएगा उसको प्रूव करने में। अगर तुम अलग डिस्टेंस निकालोगे तो AI निकालोगे, AD निकालोगे, AI1 निकालोगे, बट अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो that I and I1 are harmonic conjugate of each other with respect to AD. So the three distances must be in HP. What three distances? AI, AD and AI1. हो गया ना? चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड इन सेंटर and all x centers of triangle ABC if A is at origin, B is 4, minus 3, and C is 12, 5. So we are supposed to find all in center, x center, चारों पॉइंट्स निकालने।
यानी केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इन सेंटर और एक्स सेंटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है, हमें केवल साइड्स के लिए निकालनी है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से बड़े आराम से निकल सकती है कि नहीं? क्या है भी डिस्टेंसेस देखो, फॉर एग्जांपल ए बी स्मॉल सी इसको बोलते हैं, ये 5 है। ए सी 13 है 13 और बी सी 12 इज इट? कैसे, ये कैसे हुआ? बी सी 12 सर 8√2 8√2 ये इतनी खतरनाक कैलकुलेशन लोग करते कैसे हो? ये तो एग्जाम में होता है ना। 12 कैसे आया होगा, मैं सोच रहा हूँ 12 हाँ मतलब काफी क्लोज है सर। राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लिया होगा 5 13 और 12। ओह हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अज्यूम किया। वही वही वही, कितने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। अगर 2 साइड 5 और 13 है, तीसरी तो 12 होगी ही होगी। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ फॉर्मूला अप्लाई करो, इन सेंटर बताओ। चलो इन सेंटर बताएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ इन 30 सेकेंड्स। हाँ सर, नहीं 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला देख अप्लाई कर जल्दी। हाँ ब्रह्म बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सर निकाल रहा था। बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। AX1 0 हो गया, BX2 52 हो गया, CX3 60 हो गया। सम क्या आ गया इसका? 112 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर कितना है? 18 प्लस 8√2। तो इतना तुम क्या निकाल रहे हो यार? चलो वाई कोऑर्डिनेट बताओ ब्राह्मण, वाई कोऑर्डिनेट बताओ उसको। चलो इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। -14 शायद। कॉम्पिटेंट रहो सर, कैलकुलेशन माइनस एरर काफी कॉमन होता है। नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। जोड़ना घटाना इसलिए बचपन में सिखाया जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। 112 अपॉन 18 प्लस 8√2 माइनस 14 अपॉन 18 प्लस 8√2। ये सभी कहा रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ओके, इन सेंटर में निकाल लिया। चलो लेट्स फाइंड I1। I1 क्या आएगा बताओ? इसी में बस साइन बदल जाएंगे। सो क्या लिखूं मैं? I1 क्या लिखूं? 112/18 माइनस 8√2 112 अपॉन 18 माइनस 8√2 माइनस -14 upon 18 minus 8√2. करेक्ट। I2 फाइंड I2। सर 8/8√2 माइनस 8
8 by 8 root 2 minus 8 हाँ सर 1 by 64 upon 8 मतलब root 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो ना थोड़ा सा, 8 कैंसिल हो गया ना। 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इज रूट 2 प्लस 1, दिस इज रूट 2 प्लस 1, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट 8 upon root 2 minus 1। 8 अपॉन रूट 2 माइनस 1 मतलब 8 इंटू रूट 2 प्लस 1, ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोग i3 निकाल लोगे, यहीं रख देते, इसको रोक देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है अब। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, बहुत बहुत करनी पड़ेगी। मैथ्स में कम करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो और करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन स्किप नहीं करनी है, कैलकुलेशन सही करनी है, और टाइम भी कम लगना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, अब सबको एक्स सेंटर और इन सेंटर तो खैर निकालना आता ही था। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे ही मैंने अभी सोचा कि तुम्हें दिया जाए, जो तुमसे डिस्कशन हुआ है तुम लेकिन सोच पाते हो। प्रूव दैट midpoint of I1 lies outside the triangle. Can you prove that I1 का जो midpoint है, I1 का जो midpoint है वो ट्रायंगल के बाहर होगा हमेशा। ये है ना I, और ये है I1। तो I1 का जो midpoint होगा, जो कि डायग्राम में फिलहाल दिखाई दे रहा है कि बाहर है, लेकिन दिखाई देने से तो ना होता कि हमको दिखाई दे रहा है इसलिए प्रूव हो गया। तो प्रूव करना है कि जो I1 का मिड पॉइंट है वो बाहर है ट्राइंगल से। कैसे प्रूव करोगे? सर ID is to I1D ID upon I1D ID अपॉन I1D, हाँ वो हमको पता है, ठीक है। सर तो उससे मतलब अगर ID upon I1D हाफ से छोटा हुआ तो कह सकते हैं। मतलब वो उसके पहले आ जाएगा। हाँ प्रूफ सही है, कह सकते हो, इससे करो फिर ID अपॉन I1D निकालो। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इस पे बना लिया कि हमको पता है ना, ठीक है ठीक है, तुम सही रास्ते पे हो, पहुंच जाओगे। मैंने भी तुम्हें बताया ना कि AI, AD एंड AI1। सर इसी को प्रोसीड करा था। हाँ बिल्कुल सही है, ये HP में है। तो अगर ये HP में है तो जो बीच वाली टर्म है वो उसका हार्मोनिक मीन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरिथमेटिक मीन होगा AI प्लस AI1 बाई 2, AI प्लस AI1 बाई 2, arithmetic mean of these two should be always greater than or equal to harmonic mean, यानी कि AD। भाई उन दोनों का हार्मोनिक मीन तो AD ही हुआ। Now what is AI plus AI1 by 2? डायग्राम देखो, AI plus AI1 by 2 क्या होगा? सर इसकी जगह हम 2 मल्टीप्लाई करके वो AD को सब्ट्रैक्ट करके दे सकते हैं। ना वो भी कर सकते हो, बट AI plus AI1, ये देखो ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो AI को तुम लिख सकते हो AM minus IM, AI1 minus I1M,
अरे भाई अगर दो लेंथ हैं ऐसी, अगर यहाँ से एक a है, यहाँ पे i है, फिर यहाँ पे एक i1 है और उसका मिड पॉइंट मान लो m है, एडी हो तो व्हाट जाएगा। इज am ना? हाँ सर तो ये इधर ही है। हाँ। तो ai प्लस ai1, ai को तुम क्या लिख सकते हो? देखो ai क्या है, व्हाट इज ai इज am माइनस im, और ai1 क्या है? व्हाट इज ai1? इट इज am प्लस mi1, बट mi1 और im तो इक्वल है ना, तो ai प्लस ai1 इज इक्वल टू 2am। तो ai प्लस ai1 इज 2am, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया कि जो am है वो हमेशा ad से बड़ा रहेगा। इक्वलिटी भी आएगी नहीं, क्योंकि ai कभी ai1 के इक्वल हो नहीं सकता, i हमेशा अंदर है, i1 हमेशा बाहर है। तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन ad। डायग्राम देखो, ad क्या था? ad था एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर से am बड़ा है, d तो साइड पे ही है, तो फिर m को डेफिनेटली ट्रायंगल के बाहर आना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, है ना? तो i और i1 का मिड पॉइंट हमेशा बाहर रहेगा। ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स कर दिया am hm इनइक्वालिटी की हेल्प से, ऐसे ही, कोई बहुत खास चीज नहीं थी, ये ऑब्वियस चीज है, मतलब i1 का मिड पॉइंट बाहर ही रहेगा, i1 काफी दूर होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक सेंटर, एक सेंटर हो गया, और यहां तक हमारे सिलेबस में है, एक सेंटर तक हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद में जो चीजें बताऊंगा वो सिलेबस से थोड़े बाहर की होंगी, बताऊंगा तो है, क्योंकि बिना उसके जो है अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सारे स्पेशल पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लो और पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पेडल ट्रायंगल। अब पेडल ट्रायंगल ऐसा नहीं है हमारे सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेट लाइंस में नहीं, बट एसओटी में पढ़ाया जाएगा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेडल ट्रायंगल की एक अच्छी ज्योमेट्री है जो इस चैप्टर में काम में आ सकती है। एक और पॉइंट होता है स्पेशल, उसका नाम है 9 पॉइंट सेंटर, बट वो मैं नहीं बताऊंगा इसमें, वो चलो एसओटी में बताऊंगा। पेडल ट्रायंगल के बारे में पढ़ दोनों के अपने आरएमएम में बता देते हैं। हाँ यस सर बताया है। हाँ सर। और मैं बताऊंगा। तो पेडल ट्रायंगल पढ़ के आओ, ठीक है? और पैरेलल ट्रायंगल के साथ साथ कुछ और चीजें ज्योमेट्री की होंगी, उसके बाद हम लोग फिर जो है नॉर्मल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ के आना भाई इस बार। हाँ ठीक है। यस सर। और एग्जाम की तैयारी ढंग से करो, एग्जाम जो है वो आ गया है सर पे।